सबसे पहले जानते हैं कि लाइट क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ट्रेवल्स in straight line and helps us to see the objects, helps us to see the objects। तो लाइट एक ऐसा रेडिएशन है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है, और ये लाइट एक टाइप का रेडिएशन होता है और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। जैसे ये है कोई लाइट का सोर्स, यहाँ पे मान लेते हैं कोई लाइट का सोर्स है, तो वहाँ से लाइट की जो रे आएगी वो ऐसी सीधी सीधी आएगी, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े कैसे भी तरीके से नहीं आ सकती, केवल सीधी ही आ सकती है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वेव मतलब वेव नहीं, यहाँ पर रेडिएशन होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, नहीं तो स्पेस से लाइट यहाँ तक आ ही नहीं पाएगी। यहाँ पर एयर है लेकिन स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं, वहाँ पर वैक्यूम है, तो इसलिए लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जब किसी सरफेस पे, स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पे जब लाइट स्ट्राइक होती है, यानी कि जब लाइट पड़ती है तो लाइट वहाँ से बाउंस बैक हो जाती है। जैसे अब इसके सामने लाइट लगा के रखी है तो यहाँ पर लाइट पड़ रही है और कैमरे में भी दिख रहा होगा, तो ये लाइट यहाँ से बाउंस बैक होती हुई दिख रही है। तो ऐसे ही किसी भी स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे जब लाइट पड़ती है तो वहाँ से वो लाइट बाउंस बैक होती है। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे रिफ्लेक्शन की। व्हेन लाइट फॉल्स on a smooth surface, it then it bounce back after striking the surface, यानी सरफेस से टकराने के बाद ये बाउंस बैक हो जाती है, जिधर से आती है उसी तरफ कहीं, सेम रास्ते पर नहीं, उसी तरफ कहीं बैक हो जाती है सरफेस से टकराने के बाद। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, इसको लिख लें। अब ये जैसे कोई अपने पास स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है ये कोई, और इस पर एक लाइट रे आके टकराई, और टकरा के ये अब चली जाएगी, बाउंस हो जाएगी और चली जाएगी। तो इस सरफेस से कुछ एंगल पर ये लाइट की रे इंसिडेंट हुई थी, इसको हम कह देंगे इंसिडेंट रे, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। अब इस सरफेस पे जिस पॉइंट पे ये लाइट रे टकराई है वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। अब ये जो एंगल है ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, आई से, इसको हम डिनोट करते हैं आई से, और ये जो है ये, इसको हम डिनोट करते हैं आर से, इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। आई क्या है, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये आई और आर जो मीजर हम करेंगे वो कहाँ से मीजर करेंगे, नॉर्मल से, चाहे हम नॉर्मल से इधर चलें चाहे इससे हम इधर चलें, लेकिन चलना नॉर्मल तक ही है। इधर से चलेंगे तो नॉर्मल तक चलेंगे, नॉर्मल से चलेंगे तो इधर तक चलेंगे, ऐसे इसमें करना है, इधर से इधर या फिर इधर से इधर। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात। अब इसमें इसको इरेज करके इसके आगे बताते हैं। तो अब जो एंगल आई है वो होगा एंगल आर के इक्वल, इससे एंगल को डिनोट करते हैं, और एंगल आई होगा एंगल आर के इक्वल। और दूसरा पॉइंट ये है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल, इसको नॉर्मल कहते हैं ना, ये सरफेस है और ये नॉर्मल ऑन द सरफेस है,
यानी कि सरफेस से परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पे सरफेस से है। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन द सेम प्लेन। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यहाँ किसी प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो रहा था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। और कहाँ से मेजर होते हैं? नॉर्मल से। और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। और द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे नहीं होगा, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब ये जो तीनों इंसिडेंट रे आ रही है और यहाँ से ये जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्शन के बाद होके जा रही है, इसलिए रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन पे है, आर लाइज इन द सेम प्लेन। जैसे ये मेरा हाथ है, ये एक प्लेन है, और ये दूसरा हाथ है, ये दूसरा प्लेन है। तो मतलब ये वाला जो प्लेन है इसी पे तीनों काम हो रहा है। ऐसे इंसिडेंट रे आई और ऐसे टकरा के ऐसे चली गई, और नॉर्मल भी इसी पे ड्रॉ है, तो इसीलिए लिखा है द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों पॉइंट रिफ्लेक्शन के लॉ हैं और ये एग्जाम में बहुत आते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन के लॉ हो गए। इसके बाद बात करते हैं किसकी? रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन का फिनोमिना क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपना पाथ चेंज कर देती है, यानी कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही तो वो कुछ बेंड हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक रेयरर मीडियम ले लिया, एक डेंसर मीडियम ले लिया। रेयरर में हमने एयर ले ली और डेंसर में हमने मीडियम ले लिया वाटर। अब लाइट की रे इस सरफेस पे पड़ेगी, तो जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है लाइट की रे उसी पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब देखेंगे कि लाइट की रे किधर बेंड होगी। तो जब रेयरर से डेंसर जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। वैसे इसको जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाके टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब ये जो एंगल है ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। या तो इस रे से नॉर्मल तक चलें या तो इस नॉर्मल से इस रे तक चलें, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। और ये जो है ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आई यहाँ पर हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रेयरर से जब डेंसर गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल यहाँ पर लाइट की रे बेंड हो गई। अब इसमें डेंसर से रेयरर की तरफ भेज के देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पर एक मीडियम डेंसर है, यहाँ पे रेयरर मीडियम है। फिर से डेंसर में हम वाटर ले लेंगे और रेयरर में हम ले लेंगे एयर। अब डेंसर से रेयरर में गई है लाइट की रे, तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? जहाँ पे लाइट की रे इंसिडेंट हुई है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। नॉर्मल का सरफेस से एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। तो अब यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अब डेंसर से रेयरर जा रही है तो कहाँ बेंड हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल से दूर। वैसे इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे तक का। इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, और रिफ्रैक्शन होने के बाद जो रे आ रही है उसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्शन होने के बाद आ रही है रे, इसलिए इसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। और इधर इसको भी इंसिडेंट रे कहेंगे, इसको भी रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। एक मीडियम डेंसर लेना है, एक मीडियम रेयरर लेना है, तो ऐसा अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइट की रे बेंड हो जाएगी। डेंसर में हम कोई सा भी मीडियम ले सकते हैं। अगर यहाँ डायमंड ले रहे हैं तो यहाँ ग्लास ले लेंगे, तो भी यही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है। और अब बात करते हैं कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है। तो रिफ्रैक्शन इसलिए होता है क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। जैसे अब यहाँ पे रेयरर मीडियम है तो यहाँ पर लाइट की स्पीड मान लेते हैं v1, और डेंसर मीडियम यहाँ पे मान लेते हैं लाइट की स्पीड v2। रेयरर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है। यहाँ पर v1 ग्रेटर देन v2 होगा। रेयरर में हमेशा ज़्यादा,
डेंसर में हमेशा कम। अब यहाँ पर डेंसर में यहाँ पर भी मान लेते हैं V1 V2, तो यहाँ पर जो मीडियम रेयरर है यानी कि एयर, इसमें स्पीड लाइट की डेंसर वाले मीडियम से ज़्यादा होगी। तो अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन के लॉज की, यानी कि जो रिफ्रैक्शन के लॉ होते हैं। तो पहले तो यहाँ पर एक रिफ्रैक्शन का एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पर रेयरर कोई मीडियम है, यहाँ पर डेंसर कोई मीडियम है। सिंप्लिसिटी के लिए हम बार बार एयर और वाटर लेते हैं, ये नहीं तो कोई सा मीडियम ले सकते हैं। मान लेते हैं रेयरर में हमने ग्लास ले लिया और डेंसर में वाटर ले लिया, तो कोई सा भी बस एक मीडियम रेयरर होना चाहिए, एक मीडियम डेंसर होना चाहिए, तभी रिफ्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेम मीडियम में रिफ्रैक्शन नहीं होता है जनरली। तो अब यहाँ पर रेयरर से डेंसर जब लाइट गिरी जाती है तो कहाँ बेंड होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो पहला लॉ इसी से निकल के आता है, जो है द इंसिडेंट रे, यानी कि ये जो सरफेस की तरफ आ रही है रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल जो सरफेस पे परपेंडिकुलर खींचा है ये, ऑल थ्री लाइज इन द सेम प्लेन। तो ये हो गया रिफ्रैक्शन का पहला लॉ। ये हो गई इंसिडेंट रे, ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल, मतलब ये तीनों सेम ही प्लेन पे हैं। ये पहला लॉ हो गया। अब दूसरा लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसमें साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम लें और उसको साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से डिवाइड कर दें तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट, ये यहां पर हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक रेयरर मीडियम है, एक यहाँ पर डेंसर मीडियम है। तो लाइट की रे अब यहाँ पे इंसिडेंट हुई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम घटाएं या बढ़ाएं, कुछ भी करें, तो उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू भी चेंज होगी। तो मान लेते हैं इसको चेंज करके, यानी कि बढ़ा के या घटा के जो भी किया, इसकी वैल्यू आई डैश हो गई, इसकी वैल्यू आर डैश हो गई। पहले आई और आर थी, अब आई डैश और आर डैश हो गई। तो जो साइन आई डैश अपॉन आर डैश आया है, इसकी जो वैल्यू आएगी साइन आई डैश अपॉन आर डैश की, वो साइन आई अपॉन साइन आर के इक्वल होगी। ये है इसका मतलब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो मतलब चेंज करने के बाद भी जो उसका रेशियो आएगा वो हमेशा सेम आएगा। कब? जब तक हम इन मीडियम्स को चेंज ना करें। जैसे यहाँ पर एयर है और यहाँ पर वाटर है, तो एयर और वाटर के लिए हम यहाँ पर कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू रखें, हमेशा बराबर आएगी एक दूसरे के। तो ये हो गई इसकी बात। अब ये जो कांस्टेंट है इसकी बात करते हैं। ये कांस्टेंट होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? म्यू से या फिर एन से। क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्या बताती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताती है कि कोई मीडियम कितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयरर है। तो जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी मीडियम, उतना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा, उतना ही ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। किसी मीडियम की जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर वो मीडियम होगा।
और जितना ज़्यादा ऑप्टिकली डेंसर वो मीडियम होगा उतनी कम वो लाइट की स्पीड को कर देगा। और ये जो हम रिफ्रैक्शन में कहते हैं कि ये यहाँ पे रेयर मीडियम है, यहाँ पे डेंसर मीडियम है, ये हम उसका मतलब यही होता है कि ऑप्टिकली डेंसर है या ऑप्टिकली रेयरर है। शॉर्ट में कह देते हैं रेयरर डेंसर, लेकिन उसका मतलब यही होता है कि ऑप्टिकली रेयरर है या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लाइट की स्पीड के। जो उस मीडियम में स्पीड है लाइट की उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ पर एक में ले लेते हैं एयर, एक मीडियम ले लेते हैं वाटर। अब इससे लाइट की रे गई, बेंड हो गई। मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू ए, इसका है म्यू डब्ल्यू। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो क्या होगा? अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लाइट की स्पीड के, तो इसमें अगर v1 हम मान लें, इसमें v2 मान लें, तो अब इसका 1/v2 हो जाएगा। लाइट की स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए 1/v2, और इसमें 1/v1। अब ये v1 चला जाएगा ऊपर तो ये आ जाएगा v1/v2 म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। और ये क्या है म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए? ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 म्यू ए म्यू डब्ल्यू, जिसके रिस्पेक्ट में है वो यहाँ पे लिखेंगे और बाकी दूसरा मीडियम यहाँ पे। अब स्नेल्स लॉ में जो साइन आई अपॉन साइन आर लिखा हुआ था, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल कांस्टेंट, वो कांस्टेंट यही था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 म्यू 2, इस तरह से। तो यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बताता है कौन सा मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंसर है, और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ही कम लाइट की स्पीड देखने को मिलेगी। और ये स्पीड के उस मीडियम में स्पीड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए 1 करके लिख दिया। अब इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन करते हैं, तो इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज लीस्ट? ऑप्शन ए है टर्पिटीन ऑयल, बी वाटर, सी डायमंड। तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्पीड इसमें कम होगी। जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है मीडियम की, उतनी वहाँ पे लाइट की स्पीड कम होती है। अब दूसरा क्वेश्चन, लाइट इंसिडेंट नॉर्मली एट इंटरफेस विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, गोज स्ट्रेट। तो मान लेते हैं यहाँ एयर है और यहाँ वाटर है और ये इंटरफेस है, यानी कि जो सरफेस दोनों मीडियम को अलग अलग कर रहा है। तो यहाँ पे लाइट की रे अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, यानी कि परपेंडिकुलर इस सरफेस के, यानी 90 डिग्री का एंगल बना के, तो वो सीधा ही चली जाएगी, बिल्कुल बिना डेविएट हुए आके बिल्कुल सीधा चली जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है उसी पॉइंट पे नॉर्मल खींचते हैं, और जब नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल खींचने के बाद नॉर्मल का एंगल होता है सरफेस से 90 डिग्री और लाइट भी 90 डिग्री पे आ रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम मेजर करते हैं फ्रॉम नॉर्मल से। नॉर्मल से जो एंगल मेजर करते हैं वही होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर जब नॉर्मली 90 डिग्री पे और वो आर भी 90 डिग्री, इंसिडेंस भी 90 डिग्री पे हो रही है, इसीलिए आर भी यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल जो है, नॉर्मल का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और यहाँ से लाइट सीधा रिफ्लेक्ट होके वापस रिफ्लेक्ट होके नीचे चली जाएगी, तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल यहाँ पर हो जाएगा 0। अब अगला क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है ग्लास का 1.5 और लाइट की स्पीड दी है 3 × 10⁸ पूछा है वेलोसिटी इन ग्लास। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब कुछ नहीं लिखा होता है तो यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। तो हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी इन ग्लास। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये अब ये लिखेंगे और इधर लिख सकते हैं VA/VG। वेलोसिटी जो होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसी भी मीडियम के, तो यहाँ पर आ जाएगा A μg इक्वल VA/VG।
तो हमें वेलोसिटी इन ग्लास चाहिए, तो वी जी इक्वल वी अपॉन आ जाएगा ए म्यू जी, ये आ गया। तब 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम डिवाइड बाई 1.5, तो ये इसको यहाँ से करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है और ये बताना है कि कौन सा मीडियम डेंसर है। तो सबसे पहले तो इसमें आई निकालेंगे। आई क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ से मेजर करते हैं? नॉर्मल से। तो ये सरफेस पे नॉर्मल है तो नॉर्मल से मेजर करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 90 पूरा होगा, ये पूरा 90 होगा, तो 90 में से ये 45, तो आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? नॉर्मल से मेजर करेंगे, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये इतना पूरा ये 90 होता है, इतना ये 30, तो बचा हुआ कितना आ गया? आर 90 - 30 आ गया 60 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आर तो आ गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बी, तो इसका मल्टीप्लाई साइन ऑफ इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस से, यानी कि साइन ऑफ 45 इक्वल इंटू साइन 60, तो म्यू ए म्यू बी इक्वल साइन 60 अपॉन साइन 45, तो साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई है यहाँ, तो आ जाएगा √3/2/2, तो ये आ जाएगा √3/2, 2 को √2 इंटू √2 लिखेंगे तो ये आ गया √3/2, इसका आंसर आ गया। ये क्या आया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ए आया है √3/2। अब इसमें डेंसर कौन सा है? डेंसर इसमें है, रेयरर इसमें ये वाला है, डेंसर इसमें ये वाला है, क्योंकि इस मीडियम में लाइट जाने में डेविएट हो रही है ज़्यादा। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटीज देखें तो यहाँ से यहाँ जाने में उतना डेविएट नहीं हो रही, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में ज़्यादा डेविएट हो रही है। तो ये था रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों मिरर स्फीयर का पार्ट होते हैं, स्फीयर का पार्ट होते हैं। तो स्फीयर का एक सेंटर भी होता है और रेडियस भी होता है, तो इसी से बने होते हैं। जो ऐसा वाला होता है उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर, और यहाँ पर मिरर के बीचों बीच यहाँ पर कह देते हैं इसको पोल। और यहाँ पर जो मिरर का सेंटर रहा होता है, जैसे स्फीयर का सेंटर है ऐसे मिरर का भी सेंटर होता है, तो उसको कह देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कह देते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसमें बीच में होता है पॉइंट, इसको कहते हैं फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट या फोकल पॉइंट। तो ये हो गया फोकल पॉइंट। अब ये जो फोकल पॉइंट है, यहाँ से फोकल पॉइंट से इस पी पॉइंट तक, यानी कि ये जो पोल है इसकी डिस्टेंस को हम कहते हैं स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। तो अभी इसको यहाँ फिर से लिखेंगे इसमें समझाने के बाद। और यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस को, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि आर कहते हैं। जैसे स्फीयर में रेडियस रहा है वैसे इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाता है, और इसके बीच का ये जो पार्ट है यहाँ से और यहाँ के बीच में ये पोल हो जाता है। तो सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर जो काट के निकाला है स्फीयर से, और स्मॉल एफ है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और पी क्या है? पी है पोल, पी को हम कहेंगे पोल। तो ये चार चीजें हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल
और फोकल लेंथ, और इसको हम कहेंगे फोकस या तो फोकल पॉइंट। तो ये 5 चीजें हो गई। और जो सी को पी से ज्वाइन करने वाली लाइन है इसके अलोंग, तो इसको हम कहेंगे क्या, जो पी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन है इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और पी तो पोल है। इसके बाद बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए जो रूल होते हैं वो क्या होते हैं। पहला रूल अपने पास, ये पोल है, यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये सी और पी के अलोंग ये है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आ रही है और इस कॉनकेव मिरर से टकरा रही है तो फोकस से पास होगी। कहाँ से, फोकस से। यहाँ से लाइट रे आई और टकराने के बाद फोकस से पास हो गई। अब चाहे तो हम इसको इधर से पैरेलल भेजते तो भी ये फोकस से पास होती। तो ये भी साथ में समझते चलो कि इधर से पैरेलल भेजें तो भी फोकस से पास होगी, इधर से पैरेलल भेजें तो भी फोकस से पास होगी। अब इसका दूसरा रूल, ये पोल, ये फोकस पॉइंट और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब अगर कोई लाइट रे यहाँ फोकस से भेजें, जैसे इधर इसमें भेजा, तो इसका बिल्कुल अपोजिट करें। जैसे यहाँ से फोकस से भेजा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा। जैसे इसमें इधर से भेजा तो फोकस से चली गई, पैरेलल भेजा तो, अब इसमें फोकस से भेज रहे हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अगर यहाँ से भी हम भेजना इसको, यहाँ से भी एग्जैक्ट भेजते, यहाँ से इतने पीछे से नहीं आती तो भी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। तो अब अगर इधर से हम भेजते फोकस से तो भी ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती। अब तीसरा रूल पढ़ते हैं। तीसरा रूल में क्या है, ये पोल हो गया, फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखो, अब अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट मिरर की तरफ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, तो अपना रास्ता रिट्रेस करेगी, यानी कि उसी जिस पाथ से आई है उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। अब इसको इधर भेजा है, इधर से हमने भेजा, चाहे तो हम इसको ऐसे भेजते तो भी ये अपना रास्ता रिट्रेस करती। इसको हम कहते हैं क्या, इसको बुक में लिखा होगा कोने में एक में, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये बुक में लिखा होगा कहीं ना कहीं। अब फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल ये है कि पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोर्थ रूल की बात करते हैं। फोर्थ रूल में क्या है, ये अपना पोल है, तो अगर कोई लाइट रे यहां पर पोल पे टकराई और पोल से जितना इसका एंगल बन रहा है, जैसे मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ये उसी एंगल से उतना ही एंगल दूसरी साइड भी बनाएगी, जितना जैसे इधर थीटा बना रही तो इधर भी थीटा बनाएगी। तो ये हो गए 4 रूल इमेज फॉर्मेशन के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। अब इसमें ये तो हो गया कि लाइट रे जैसे फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो फोकस से पास हो जाएगी, लेकिन इमेज को फॉर्म होने के लिए हमेशा 2 रेस की जरूरत होती है मिनिमम। तो यहाँ पर लिख देते हैं कहीं पे कि मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए इमेज, यानी कि एक इमेज बनाने के लिए 2 रेस की जरूरत होती है। तो 2 टाइप की इमेज होती है इसमें, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब होती है, जब रेज एक्चुअली में मीट करें। जैसे ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब इसमें जैसे एक रे इधर से आई, फोकस से पास हो गई, फोकस से पास हो गई, एक रे इधर कहीं से आई, फोकस से पास होके टकराई और यहाँ पर मिल गई, तो ये रेज एक्चुअली में मीट करेंगी। तो एक्चुअली में अगर मीट कर रही हैं तो यहाँ पर रियल इमेज बनेगी, रियल इमेज। अगर ये रेज यहाँ मीट ना करती असली में, एक्चुअल में,
तो वर्चुअल इमेज बनती जैसे बताते हैं बना के, मतलब हो सकता है वो रेज मीट करें मिरर के पीछे, ऐसा हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज बनानी है, तो वो हो सकता है कि पीछे जाके बने, क्योंकि अगर सामने कराएंगे उसकी इमेज तो उसकी इमेज बनेगी नहीं। तो अब जैसे यहाँ पर इसकी रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है, ऐसा मान लो कि मीट नहीं करेंगी, बाद में तो पूरा रूल के साथ इसको बताएंगे, पर्टिकुलर इमेज फॉर्मेशन का ये जो केस है। अब यहाँ पर एक्चुअल में मीट नहीं करी, इमेज के मिरर के पीछे जाके मीट करी, तो फिर यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी। अगर मिरर के इस साइड मीट करती तो एक्चुअल में मीट करती तो रियल इमेज बनती। तो ये यही होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का इसमें कॉन्सेप्ट। इसके बाद इसके अलग अलग जो इमेज फॉर्मेशन के केस हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से जब ऑब्जेक्ट अपनी रेज भेजेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब रे आती है तो कहाँ से पास करती है? फोकस से पास करती है। इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस से पास होगी, तो यहाँ पर इसकी इमेज बन जाएगी। यहाँ पर दोनों जो रेज हैं वो मीट करेंगी। तो यहाँ पर इमेज का नेचर कैसा है? इमेज रियल बनेगी क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रही हैं, और इमेज बनेगी कैसी? उल्टी, यानी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब इमेज उल्टी बनेगी। जैसे ऑब्जेक्ट अगर बुक में ऐसे दिया है, मतलब बुक में ऑब्जेक्ट जब मान लेते हैं ऐसे दिया, तो इमेज ऐसे बनेगी उल्टी, अपसाइड डाउन। तो रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से। टेलीस्कोप में भी यही मिरर यूज होता है, इसीलिए बड़ा सा चांद छोटा सा दिखता है टेलीस्कोप में। अब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कहाँ? बियॉन्ड सी के, यानी कि सी के जस्ट पीछे। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, सी के जस्ट पीछे। किसी बुक में ये पहला वाला केस ऐसा भी दिया हो सकता है, ऐसा दिया भी होता है। जैसे पैरेलल रेज उसमें दिखाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और फिर फोकस से आई, तब जाके यहाँ कहीं ये इमेज बनती है, वो भी सही है। अलग अलग तरीके, लेकिन रेज दो ही आएंगी इमेज बनाने के लिए। तो इसमें ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड रखना है, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब एक लाइट रे तो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो पास करेगी फोकस से, फोकस से पास कर गई। अब दूसरी लाइट रे जो है पहले फोकस से जाएगी और फिर इधर से ऐसे आएगी। तो ये इमेज जो बनेगी बनेगी सी और एफ के बीच में, यहाँ पर जहाँ पर मीट किया है, यहाँ पर इमेज बनेगी। ये सी और एफ के बीच में ये इमेज बनेगी। तो इस इमेज का नेचर कैसा होगा? इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड, फिर से उल्टी इमेज बनी है ना, रियल, इन्वर्टेड और बनेगी डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड यानी कि जितना ऑब्जेक्ट है उससे छोटी। आपको रिकमेंड करेंगे हम कि पेंसिल से कॉपी पर ये सारे डायग्राम बनाएं, स्केल के साथ, स्केल से मतलब बनाएं, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मतलब एग्जैक्ट जैसा ये सब रियल, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड ये सब आना चाहिए वैसा ही आएगा। तो इस केस में रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। यहाँ पर बिटवीन सी एंड एफ लिख देते, बिटवीन सी एंड एफ। इसके बाद थर्ड केस इसका देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दिया, फिर इसके सी के पीछे रख दिया, अब सीधा सी पे रख देते हैं ऑब्जेक्ट को, आगे बढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे। तो ऑब्जेक्ट तो इसमें सी पर है, ऐसे लाइट रे आएगी और फोकस से पास होगी, तो ये फोकस से चली गई लाइट रे। अब दूसरी लाइट रे आएगी, तो पहले फोकस से जाएगी, इसके बाद टकराने के बाद इधर एग्जैक्ट सी पे इमेज बनेगी इसमें। तो इसमें एग्जैक्ट सी पे यहाँ पर ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ आएगा एग्जैक्ट। तो कॉपी में अगर आप बनाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा, इसमें तो उतना एक्यूरेट बन नहीं रहा है। तो ये इमेज आएगी रियल
इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही साइज इस इमेज का भी आएगा। ये पॉइंट, ये जो दोनों रेज मीट कर रही हैं रिफ्लेक्ट करने के बाद, वो कहाँ पे, यहाँ पे आएगा। फोर्थ, अब इसको लेके जाते हैं कहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो गया। अब बिटवीन सी एंड एफ लेके जाते हैं, तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। इस पूरे चैप्टर में रे डायग्राम की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और यूपी बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन इस पे आते भी हैं कि इधर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी, तो ये सब आना ही चाहिए। मतलब पैरेलल रह गई, फोकस से पास हुई, फोकस से रह गई और पैरेलल हो गई, तो इसमें इमेज बियॉन्ड सी आएगी। इमेज बियॉन्ड सी, और कैसी होगी, रियल, क्योंकि एक्चुअली मीट करेंगी, और इरेक्ट भी होगी, यानी कि उल्टी, उल्टी इमेज बनेगी, और मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड। तो इसके बाद आगे इसका अगला केस देखते हैं। दो इंपॉर्टेंट केस और बचे हैं बस, इसके बाद इसका पूरा इमेज फॉर्मेशन का काम हो जाएगा। ऑब्जेक्ट एट फोकस, फोकस पे रखना ऑब्जेक्ट, तो रखते हैं फोकस पे ऑब्जेक्ट। तो अब एक रे आई और पास हो गई कहाँ से, फोकस से, फोकस से पास हो गई। अब दूसरी रे पोल पे टकराई और पैरेलल हो गई। इसमें आपके में ऐसा भी दिया हो सकता है कि एक रे फोकस से पास करा दी और एक यहाँ पे टकरा दी और फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली गई, तो वो भी एकदम ठीक है, ये भी ठीक है। तो अब ये पैरेलल रेज हो गई, पैरेलल रेज, और पैरेलल रेज कहाँ मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज भी इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इमेज का नेचर हम तब भी रियल मानेंगे, रियल और इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। इन्वर्टेड या इरेक्ट एक ही बात होती है। अब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। सब रखते हैं ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में, तो यहाँ रखा। अब एक लाइट रे आएगी, टकराएगी और फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी लाइट रे आएगी, टकराएगी और वो पोल से टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी। तो ये तो हो गई डाइवर्जिंग रे, यानी कि ये कभी भी नहीं मिलेंगी, कभी भी ये मिल नहीं पाएंगी, डाइवर्जिंग रेस। तो अब इमेज बनेगी मिरर के पीछे, मिरर के पीछे इमेज बनेगी। तो अब इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी जाके, यहाँ पे, क्योंकि अब रेज ये एक्चुअल में तो मीट करी नहीं है, यानी एक्चुअल में तो मिली नहीं है। तो अब जो इमेज बनी है वो कैसी होगी, वो होगी इमेज वर्चुअल। तो यहाँ पर इमेज बन गई, इमेज का नेचर होगा वर्चुअल और अपराइट, अपराइट मतलब सीधी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट से। तो ऐसी इमेज बनेगी इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में जब होगा। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, तो इसको कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले तो इसको यूज करते हैं कहाँ, कार हेडलाइट में, हेडलाइट। तो
कार हेडलाइट में इसको क्यों यूज़ करते हैं, उसमें हमें दूर तक का देखना है ताकि दूर तक के हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। तब उसमें हम क्या करते हैं, एक कॉनकेव मिरर लेते हैं और उसके हम फोकस पे लगा देते हैं बल्ब। यहाँ पर बल्ब लगा देते हैं तो बल्ब क्या करता है, इससे रे टकराता है, इसके बाद रेज पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की। जब रेज पैरेलल हो जाती हैं तो दूर तक लाइट जाती, दूर तक जाती तो दूर तक दिखता है। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर कार की हेडलाइट में यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज कहाँ होता है, दूसरा इसका डेंटिस्ट यूज करता है, यूज्ड बाय डेंटिस्ट, यूज्ड बाय डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट के पास एक ऐसा टूल होता है छोटा सा, और वो दांत में, इसमें दांत के अंदर देख सकता है, इससे छोटा सा ऐसा टूल होता है, डेंटिस्ट यूज करता है। और तीसरा इसका यूज कौन करता है, तीसरा इसका यूज सेविंग मिरर में होता है, सेविंग मिरर। सेविंग मिरर में जो पर्सन होता है वो फोकस और पोल के बीच में जैसे ही आता है, जैसे वो वाला केस बताया था जब यहाँ पर था तो वो इमेज पीछे बनी थी जाके, तो वैसे ही पीछे इमेज बनती है बड़ी सी, तो सेविंग मिरर में यूज होता है। और चौथा एक और यूज सोलर कुकर में होता है, सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी इसका यूज होता है। तो उसमें क्या होता है कि कॉनकेव मिरर होता है सन की तरफ, ऐसे कॉनकेव मिरर को कर देते हैं पूरा, इसमें करके बताते हैं। सोलर कुकर यहाँ पे लिख देते हैं, सोलर कुकर। उसमें जो सोलर कुकर होता है उसको ऐसे सन की तरफ कर देते हैं। तो जब सन की तरफ करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर सन है, तो अब ये सन क्या करेगा, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सन क्या करता है, सन भेजता है पैरेलल रेज, तो पैरेलल रेज आती हैं तो पास होती हैं कहाँ से, फोकस से, फोकस से पास होती हैं। जितनी भी रेज हैं पैरेलल आती हैं सब फोकस से पास होती हैं, सारी की सारी रेज फोकस से पास होती हैं। तो ऐसे फोकस से रेज पास होती हैं तो वहां पर पूरा लाइट का जो सन रेज भेज रहा है उसका इकट्ठा वहां पर हीट जनरेट होती है। वहां पर जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो उसको हीट कर देगा, हीट कर देगा तो फिर उससे खाना बन जाएगा, कुक हो जाएगा फूड। तो इस सोलर कुकर में भी यही पैरेलल वाला यूज होता है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं, और इसमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है वो इस साइड होता है, ये होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इस साइड लगा होता है रिफ्लेक्टिंग मटेरियल। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज बनाने के लिए 4 रूल्स होते हैं। तो रूल्स की बात करते हैं। तो पहला रूल है, यहाँ पे पोल, यहाँ फोकस, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये जो पोल है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इस लाइन के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, और ऐसा लगेगा कि जैसे फोकस से आ रही हो लाइट की रे, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही हो। तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ से ऐसे चली जाएगी। और दूसरा जो रूल है वो जस्ट इसका अपोजिट है, यहाँ पे पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी कोई लाइट रे फोकस की तरफ जाएगी, फोकस की तरफ, तो वहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इधर से आई और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गई। तो ऐसा लगेगा कि जैसे फोकस से आ रही हो, यहाँ से आई और इधर चली गई। इसके बाद तीसरा रूल इसका, तो तीसरे रूल में यहाँ पहले पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब भी कोई लाइट रे पोल पे टकराएगी तो उतने ही एंगल पे वापस चली जाएगी जितने एंगल पे, यहाँ जैसे थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा।
जितने एंगल पे यहाँ पर पोल पे टकराएगी उतने ही एंगल पे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। और फोर्थ रूल है, ये लास्ट रूल है, यहाँ पे पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोर्थ रूल में क्या है, जब भी कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो वहां से रिफ्लेक्ट बैक होगी। जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर अपना पाथ रिट्रेस करेगी, चाहे इधर से भेजते अगर तो भी रिट्रेस करती है अपना रास्ता। तो ये होगा 4 रूल इमेज फॉर्मेशन के कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अब इसके बाद इसका इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें 2 ही केस हैं केवल, पहला जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हो और दूसरा जब फाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हो पोल से। तो पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस वाला देखते हैं, एट फाइनाइट डिस्टेंस। यहाँ पे पोल, फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे है तो यहाँ पर रख देते हैं इसको। अब एक लाइट रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली गई। अब ये फोकस की तरफ जाती हुई लगेगी और एक रे टकराएगी पोल पे और इधर ऐसे चली जाएगी। अब इधर तो ये मिलेगी नहीं तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर इमेज बन जाएगी। तो इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज होगी वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में रेज मीट नहीं करेंगी। वर्चुअल, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी। ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज भी ऐसी है। जब ऑब्जेक्ट ऐसा होता है और इमेज ऐसी होती है तो इसको कहते हैं क्या, इन्वर्टेड इसको कहते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी ऐसी है तो इसको कहेंगे इरेक्ट, यानी कि सीधी इमेज। तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। तो अब अगला जो केस है उसमें इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी कि बहुत दूर पोल से। यहाँ पे फिर से पोल, यहाँ पे फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जब होता है कोई ऑब्जेक्ट तो रेज होती हैं वो पैरेलल आती हैं। तो ये पैरेलल रेज आएंगी और 2 इमेज चाहिए होती हैं किसी ऑब्जेक्ट की इमेज के लिए। तो यहाँ पर एट इन्फिनिटी कोई ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रेज भेज रहा है। तो अब यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो फोकस पे लगेगा कि जैसे फोकस से आ रही है, यहाँ से ऐसे चली जाएगी तो लगेगा फोकस से आ रही है, तो फोकस पे बना दिया पीछे साइड। इधर से एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे, ये रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी ऐसे, ये भी फोकस की तरफ पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो इसमें इमेज बनेगी यहाँ पे फोकस पे। इसमें बनी थी पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पी एंड एफ। और इसमें जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो बनेगी इमेज एट फोकस, फोकस पर बनेगी। और इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि सीधी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और बहुत छोटी इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा छोटी इमेज बनेगी। इसके बाद इसमें इसके यूजेस पढ़ते हैं कि इसके कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या हैं। तो पहला यूज है इसका जो यूज्ड इन व्हीकल्स रियर व्यू मिरर, जो यानी कि व्हीकल्स होते हैं उनके रियर व्यू मिरर में जो पीछे देखने वाला शीशा होता है, पीछे का व्यू देखने के लिए उसमें लगा होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो अब जैसे कोई व्हीकल है तो उसमें जो हमें देखना है वो पूरा पीछे का एरिया देखना है, यानी कि जो काफ़ी सारा एरिया उसमें हमें देखना है कि कहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट उसमें पीछे चल रहा है।
तो उसके लिए जैसे अपने पास ये एक रियर व्यू मिरर है, तो अब कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हाई एरिया कवर करता है, हाई एरिया कवरेज, यानी कि इसकी जगह अगर प्लेन मिरर यूज करते तो वो भी बिल्कुल एकदम इसका जैसा काम करता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा एरिया कवर नहीं करता जितना ये कॉन्वेक्स मिरर करता है, और इमेज को सीधा दिखाता है, इरेक्ट इमेज दिखाता है। अब जैसे इसकी जगह प्लेन मिरर यूज करते तो इरेक्ट इमेज दिखाता है, लेकिन हाई एरिया नहीं कवर करता, इसीलिए यहाँ पर रियर व्यू मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो ये तो हो गई एक यूज, और दूसरा यूज होता है उसमें स्ट्रीट लाइट में, जो सड़क के किनारे लाइट लगी होती हैं, स्ट्रीट लाइट। इसमें क्यों यूज होता है, क्योंकि जो इसका यहाँ पर इसमें रिफ्लेक्शन होता है इस साइड कॉन्वेक्स मिरर में, तो ये जो लाइट रे है इसमें टकराएंगी, तो ये पूरे में टकरा के पूरे में टकराने के बाद ऐसे जो भी लाइट रे आएंगी सब ज़्यादा एरिया में फैल जाएंगी, ताकि पूरे में लाइट फैल जाए, इसीलिए स्ट्रीट लाइट में इसका यूज़ किया जाता है। तो अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये होता है मिरर फॉर्मूला। अब इसमें f का मतलब क्या है, f का मतलब है फोकल लेंथ, v का मतलब है इमेज डिस्टेंस, v यहाँ पर हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, और u हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा, और साथ में इसके मैग्नीफिकेशन भी यहीं पर देख लेते हैं। मैग्नीफिकेशन जो होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इक्वल -v/u भी होता है मैग्नीफिकेशन। ये दो फॉर्मूले याद करने हैं, इक्वल hi/ho इक्वल -v/u। hi क्या है, hi है हाइट ऑफ इमेज, और ho क्या है, ho है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब मैग्नीफिकेशन अगर देखा जाए तो मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन ये बन सकती है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही हो गया मैग्नीफिकेशन। और इसमें यहाँ पर माइनस साइन आता है, माइनस साइन यहाँ पर -v/u। अब बात करते हैं इस मिरर फॉर्मूले में क्या कि साइन कन्वेंशन कैसे होगा। तो साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि फोकल लेंथ जो होगी वो कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो, वो हमेशा क्या करोगे, वो हमेशा निगेटिव लोगे। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगे, हमेशा पॉजिटिव फोकल लेंथ जब कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो, और जब कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो तो हमेशा फोकल लेंथ निगेटिव। अब बात करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव। और v की बात करें अगर इमेज डिस्टेंस की, तो इमेज अगर जैसे दिया फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज बनी है तो इमेज को लेंगे निगेटिव, अगर बिहाइंड द मिरर दिया है तो इमेज को लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर अगर दिया है तो इमेज को लेंगे निगेटिव, इमेज डिस्टेंस को। और अगर दिया बिहाइंड द मिरर तो इमेज को लेंगे कैसा, इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव। और अगर फ्रंट ऑफ द मिरर की जगह एक चीज़ और भी दे सकता है, अगर ऑन द स्क्रीन दिया है तो स्क्रीन पे हमेशा रियल इमेज बनती है, और यहाँ पर भी इमेज डिस्टेंस को हम निगेटिव लेंगे। ये इतनी बात याद रखनी है। मिरर यहाँ पर दिया हुआ कॉनकेव, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर,
हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस यानी कि v। तो v यहाँ पर फाइंड करना है। तब तक आप फाइंड करें, तब तक हम यहाँ पर शॉर्ट में यहाँ पर थोड़ा सा साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे कॉनकेव मिरर बोला है। कॉनकेव मिरर मतलब कि फोकल लेंथ यहाँ पर आगे निगेटिव साइन लगा लिया। कॉनकेव मिरर की हमेशा फोकल लेंथ निगेटिव होती है, वहाँ पे लिख दिया है। और v हमें फाइंड करना है, तो पहले मिरर फॉर्मूला लिखते हैं 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेनी है, तो इसके आगे भी माइनस का साइन लगा लेते हैं, -10 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब v निकालना है, तो बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देते हैं। 1/v इक्वल 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इक्वल f क्या है -15 माइनस 1/u कितना है -10। तो -10 यहाँ आएगा तो +10 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेना है, तो 1/v इक्वल, अब अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो दोनों की ऐसे यहाँ पर लिख सकते हैं, समझाने के लिए लिख दिया। सही है ये भी, मतलब तो 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा 30। तो 3 माइनस यहाँ पर आ गया 2, 3 माइनस 2 आ गया 1/v इक्वल, अब 3 में 2 गया 1, तो 1/v इक्वल 1/30। तो v आ गया कितना, v आ गया 30 सेंटीमीटर। तो ये आ गया v। अब इसका मैग्नीफिकेशन भी निकाल लेते हैं यहीं पे, तो m इक्वल -v/u। तो माइनस, अब v की वैल्यू क्या आई है 30 और u कितना था -10, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और यहाँ पर m की वैल्यू आ रही है +3। तो अब ये जो 3 है इसका ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीफिकेशन नहीं बताया अभी शायद, तो मैग्नीफिकेशन को कैसे देखेंगे, मैग्नीट्यूड अगर 1 से कम है तो इमेज यहाँ पर डिमिनिश्ड बनेगी, डिमिनिश्ड। और अगर मैग्नीट्यूड जो है वो 1 से ज़्यादा तो इमेज बनेगी मैग्नीफाइड। और अगर मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है तो इमेज बनेगी कैसी, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज होगा इमेज का। और प्लस साइन का मतलब क्या है, यहाँ पर यहीं पर ही लिख देते हैं, यहाँ पर इसको इरेज करके लिख देते हैं। प्लस साइन का मतलब है इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। और माइनस साइन का मतलब इमेज बनेगी रियल और इन्वर्टेड। ये सारी चीज़ें बता दी मैग्नीफिकेशन के बारे में। अब इसको कर सकते हैं आराम से। तो m इक्वल आया +3, तो अब हमें केवल क्या देखना है, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसकी ये जो 3 है ये 1 से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर ये जो इमेज है वो कैसी है, मैग्नीफाइड है। अब इसका साइन देखते हैं, मैग्नीफिकेशन का प्लस है, +3 है, +3 मतलब यहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। अगर यही m इक्वल -3 आता तो भी कोई दिक्कत मतलब कि नहीं थी। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पहले ये देखेंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, साइन को नहीं कंसीडर करेंगे, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू देखेंगे। तो ये 3 फिर से 1 से बड़ा है तो मैग्नीफाइड यहाँ पर इमेज बन जाएगी। और ये माइनस क्या बताएगा, यहाँ पर माइनस बताएगा कि इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड है। तो इस तरह से मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं और साइन कन्वेंशन सीख के इस तरह से पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा और 100% करेक्ट आंसर इससे आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मिरर यहाँ पर दिया हुआ कॉन्वेक्स और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और क्या निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो पहले तो कॉन्वेक्स मिरर है,
कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ तो यहाँ पर दी नहीं हुई है, तो वो तो बात खत्म हो गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेना, तो यू इक्वल -15 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इमेज जो है, इमेज डिस्टेंस, उसको हम क्या लिखें, प्लस का लिखें कि माइनस का लिखें। तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है और कॉनकेव मिरर ऐसा होता है। तो अगर जैसे मान लो प्लस का यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका मतलब है इमेज इधर बनेगी, इमेज इधर बनी हुई है, तो इसको सीधा सीधा +5 ले लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, जिस साइड रिफ्लेक्शन होता है, इस साइड रिफ्लेक्शन होता है कॉन्वेक्स मिरर में, इस साइड की सारी डिस्टेंस हम निगेटिव लेंगे और इसके अपोजिट साइड की सारी डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे। यही काम इसमें भी है, कॉनकेव मिरर में। ये कॉनकेव मिरर है, इसमें जिस साइड रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कि इस साइड की सारी डिस्टेंस निगेटिव और इस साइड की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव। तो अब ये +5 सेंटीमीटर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप इसकी वैल्यू में क्या रखें, साइन लगाएं कि ना लगाएं। तो अब यहाँ पर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पर ये जो है, इस साइड यहाँ पर ये इमेज है, तो इसलिए इसका हम यहाँ पर प्लस साइन लेंगे। अगर दिया होता फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज इज एट फ्रंट ऑफ द मिरर, तो माइनस इसको 5 सेंटीमीटर लिखते हैं। और जैसे मान लो यहाँ पर v इक्वल डायरेक्ट 5 सेंटीमीटर नहीं दिया होता, और अगर बिहाइंड द मिरर दिया होता तो सीधा सीधा 5 सेंटीमीटर जैसे अभी लिखा हुआ है ऐसे लिख लेते हैं। तो अब मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। हमें फाइंड करना है क्या, f फाइंड करना है। r को फाइंड करने के लिए पहले f फाइंड करना पड़ेगा, f इक्वल r/2 रिलेशन होता है ना, तो यहीं से निकल आएगा। तो 1/5 प्लस 1/-15 करेंगे तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। 1/f इक्वल 5 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 5 और 15 का एलसीएम होगा 15, तो 3 - 1, 1/f इक्वल 2/15, तो f इक्वल आ गया 15/2, 15 का आधा यानी कि 7.5 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू आ गई 7.5 सेंटीमीटर। हमें r निकालना है, तो r होगा कितना, r होगा 2f, 2 × 7.5, तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये आ गई r की वैल्यू। तो इस तरह से करते हैं मिरर फॉर्मूले को अप्लाई, और इस तरह से सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर प्रॉब्लम आए तो वीडियो में कमेंट करके बताएं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से कम है तो इमेज यहाँ पर डिमिनिश्ड बनेगी, अगर 1 से ज़्यादा है तो इमेज यहाँ पर मैग्नीफाइड बनेगी, अगर 1 के बराबर है तो सेम साइज़ की होगी ऑब्जेक्ट के बराबर। और ये कॉनकेव की कब निगेटिव लेते हैं, फोकल लेंथ कब पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ये सारा याद होना चाहिए, तभी आप इस न्यूमेरिकल को मिरर फॉर्मूले से सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन है, ड्रॉ रे डायग्राम टू गेट रियल इन्वर्टेड एंड इक्वल साइज इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में इक्वल साइज इमेज कब मिलती है, जब हम ऑब्जेक्ट को रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब ऑब्जेक्ट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी मिलेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट एट सी जब होगा, ऑब्जेक्ट एट सी, देन इमेज एट सी। रियल होगी इमेज, इन्वर्टेड होगी और इक्वल साइज की होगी। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो इमेज भी सी पर बनेगी और ये ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगी, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हो गया पहला वाला। दूसरे वाले में क्या है, जब ऑब्जेक्ट हो इन्फिनाइट को छोड़ के कहीं भी रखा हो, तो ये है कॉन्वेक्स मिरर। इसमें इन्फिनाइट के अलावा कहीं भी रखा हो जब ऑब्जेक्ट, तब की बात हो रही है। तो जब इन्फिनाइट के अलावा कहीं भी रखा होगा तो एक रे तो हमेशा पैरेलल आती है, तो पैरेलल वाली पीछे एक्सटेंड करेंगे, इसको सही से थोड़ा ड्रॉ करते हैं, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो पीछे
ऐसे फोकस पे मिलती हुई दिखेगी यहाँ पर, और दूसरी रे आएगी ऐसे, ऐसे निकल जाएगी, तो यहाँ पर इमेज इसकी बनेगी। इमेज कैसी होगी? इमेज होगी वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो हमें वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज देखने को मिलेगी। ये हमसे पूछा था कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे ना हो, कॉन्वेक्स मिरर में केवल दो ही केस होते हैं, जब एक बार ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तो फोकस पे इमेज बनती है, और एक बार जब थोड़ा फाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, पोल के सामने कहीं भी फाइनाइट डिस्टेंस जहाँ तक है, तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट इन हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स और इन सोलर फर्नेसेस और ऑल ऑफ दिस। तो कॉनकेव मिरर किस किस में यूज होता है? तो इन सब में यूज होता है। पीछे तो बता ही दिया था कि डेंटिस्ट यूज करते हैं, और हेडलाइट में भी यूज होता है। हेडलाइट में इसमें कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखते हैं एलईडी बल्ब या एलईडी जिसको भी, तो इमेज टकराती हैं, रेस टकराती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती, तो क्लियर हमें ऑब्जेक्ट सामने दिखता है। और सोलर फर्नेस में ऐसे सन की तरफ रख देते हैं कॉनकेव मिरर को करके, यहाँ पे पोल, यहाँ फोकस, तो इनफाइनाइट से यानी कि बहुत दूर से सन से रेज आती हैं और फोकस पे आके मीट करती हैं। तो ये हो गया इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब ए पर्सन लुक्स इन मिरर, फेस अपीयर स्मॉलर इन साइज। एक पर्सन मिरर में देखता है अपने आप को और उसका फेस उसको स्मॉल दिखता है, तो कौन सा मिरर होगा? तो ऑप्शन ए है प्लेन मिरर, बी है कॉन्वेक्स और सी है कॉनकेव। तो प्लेन तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्लेन मिरर जितना साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतने साइज की इमेज बनाता, तो प्लेन मिरर नहीं हो सकता। कॉनकेव मिरर ये भी नहीं हो सकता। कॉन्वेक्स मिरर हो सकता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ही डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, बाकी कॉनकेव मिरर डिमिनिश्ड इमेज नहीं बनाता है, क्योंकि फोकस और पोल के बीच में रखेंगे फेस, फोकस और पोल के बीच में जब पर्सन अपना फेस रखेगा तो उसको अपना फेस स्मॉल दिखेगा, लेकिन कॉनकेव मिरर में ऐसा नहीं होता है, फोकस और पोल के बीच में रखने में स्मॉल फेस नहीं दिखेगा। अब अगला क्वेश्चन है, विच मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जब व्हीकल आता है तो फिर उसकी इमेज यहाँ पर वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बन जाती है, तो ज़्यादा इससे व्यू मिलता है, और वर्चुअल इमेज भी मतलब कि इरेक्ट इमेज बनती है, यानी कि सीधा ऑब्जेक्ट दिखता है, और काफ़ी व्यू भी आ जाता है ज़्यादा व्हीकल्स का, तो इसीलिए इसमें कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर बना रहा है रियल इमेज, और जिसका साइज है डबल दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट से डबल साइज की इमेज बना रहा है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालनी है, तो पहले मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये होता है मिरर फॉर्मूला। अब साइन कन्वेंशन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा -25 सेंटीमीटर। हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस रखेंगे, आगे माइनस का साइन लगाएंगे, चाहे कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो। तो अब हमें इसमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो फोकल लेंथ कैसे निकलेगी? यू तो पता है, वी नहीं पता है, तो मैग्निफिकेशन इसका लिखेंगे हम इक्वल -v/u। डबल साइज का इमेज बनाई है, तो -v/u इक्वल 2u, ये आ जाएगा। अब -v इक्वल 2u स्क्वायर, तो v इक्वल माइनस का 2u स्क्वायर आ गया। तब इसको आगे सॉल्व करते हैं।
तो एफ इक्वल आ जाएगा यू वी अपॉन यू प्लस वी। तो अब u कितना है, u है -25, तो -25 इंटू वी की जगह -2u², -2 × u यानी कि -25 का स्क्वायर, तो -25 का स्क्वायर अपॉन u प्लस वी, -25 और प्लस v करेंगे तो v है -2 इंटू u का स्क्वायर यानी कि -25 का स्क्वायर। ये करेंगे तो ऊपर ये तो आ जाएगा प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 50 इंटू 625 और नीचे ये भी प्लस हो जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो -25 और -2 इंटू 625। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आएगा वही इसका फोकल लेंथ आ जाएगी, जो आएगा वही इसकी फोकल लेंथ होगी। तो दो टाइप के अपने पास लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा टाइप होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखाई देता है और कॉनकेव लेंस ऐसा दिखाई देता है। कॉन्वेक्स लेंस बीच में यानी कि सेंटर की तरफ थिक होता है यानी कि मोटा होता है, और एजेस पे यानी किनारे थिन होता है, पतला होता है। और जो कॉनकेव लेंस है वो एजेस पे थिक होता है और सेंटर में थिन होता है, यानी सेंटर में पतला और किनारे साइड थिक। तो अब कुछ टर्म्स की बात करते हैं जो कि रिलेटेड है इस लेंस से। तो जैसे ये अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, अब इसका अगर हमने स्फीयर का इसको पार्ट माने तो एक इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हो जाएगा, एक इसका स्फीयर इधर कंप्लीट हो जाएगा। अब जो स्फीयर कंप्लीट हुआ है उसका एक सेंटर भी होगा, तो एक इधर मान लेते इधर वाले का सेंटर C2, इधर वाले का सेंटर C1। तो ये हो गई इतनी बात। अब इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर जो मिरर के ये जो लेंस है इसके मिड पार्ट से लेके जो ये स्फीयर कंप्लीट हुआ है इसके सेंटर तक, इसको हम कहते हैं क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कैपिटल आर से लिखते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर जो भी मन करे, लेकिन लिखेंगे आर से ही। तो यही होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो सी है C1 C2 ये होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से डिनोट नहीं करते, उसके लिए दूसरी चीज़ अभी बता रहे हैं। वैसे तो सी से लिखते हैं लेकिन इसमें हम उसको सी नहीं लिखेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस ये जो लेंस का सेंटर है और ये जो सेंटर स्फीयर का है इसको जो मिलाने वाली लाइन है, यानी कि ये जो लाइन है ये है प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका लेंस में और मिरर में भी। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम पी से डिनोट करते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का मिडिल पार्ट, ये जो पार्ट है लेंस के मिडिल में है एकदम, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर और डिनोट करते हैं ओ से। अब बात करते हैं फोकस की। तो ये जो ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का और ये जो स्फीयर जिसका सेंटर है इसके बीच का जो पार्ट है एग्जैक्ट बीच में, डिस्टेंस के बीच में एकदम, ये है फोकस। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। एग्जैक्ट बीच में है तो यहाँ से यहाँ तक अगर स्मॉल एफ है तो यहाँ से यहाँ तक 2f है, तो ये सेंटर सेकंड वाले का है तो इसको हम लिख देंगे f2, इसको लिख देंगे 2f2। इधर लिख देंगे क्या? ऐसे इस तरफ भी करेंगे, इधर लिख देंगे f1, इधर लिख देंगे 2f1। तो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को ना लिख के इसमें फोकस को लिख देते हैं, सेकंड फोकस बना देते हैं, नहीं तो C2 हम लिखते हैं लेकिन यहाँ पर 2f2 लिख दिया। लेंस में ऐसा ही चलता है। तो फोकस को हम f से डिनोट करते हैं और फोकस को स्मॉल एफ से। और फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ को भी स्मॉल एफ से कर सकते हैं। फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ।
जैसे यहाँ से यहाँ तक है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके बीच में है फोकस इसका, तो इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा बोलेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्मेशन के लिए केवल दो ही रूल्स हैं। तो पहला रूल देखते हैं। यहाँ पर होता है ऑप्टिकल सेंटर, और कॉन्वेक्स लेंस में होते हैं 4 फोकस। मिरर में 2 फोकस होते थे, मिरर में 1 फोकस होता था, इसमें 4 फोकस होंगे। एक इधर f1 और 2f1। यहाँ से यहाँ जैसे मान लेते हैं अगर 2 सेंटीमीटर, तो इसके बीच में भी 2 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर f2 बनाएंगे, f2 बनाएंगे तो यहाँ से इस ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच में भी 2 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ 2f2, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर होगा बीच में। तो मतलब फोकस की जो डिस्टेंस है वो आपस में भी बराबर होती है और ऑप्टिकल सेंटर से बराबर होती है। तो अब इसमें पहला जो रूल है, कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, यानी कि ऐसे, ये इसके अलोंग ऑप्टिकल सेंटर के अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके अगर पैरेलल आ रही है तो मेरा इस लेंस से टकराने के बाद फोकस से पास हो जाएगी। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर नहीं आती, नीचे से आती, जैसे मान लेते हैं इधर से आ रही है, तो भी ये इस लेंस से टकराने के बाद फोकस से पास हो जाती। मतलब कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आ रही है तो फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा इसका रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, फोकस इसमें नहीं बना रहा है क्योंकि फोकस की अभी ज़रूरत नहीं है इसमें। तो अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट की रे पास होती है, जैसे इधर से एक रे आई और इधर ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, तो ये जो रे है ये अनडेविएटेड पास होगी, यानी कि बिल्कुल एकदम स्ट्रेट चली जाएगी। अगर इधर से आती तो भी ऐसे स्ट्रेट चली जाती, तो अनडेविएटेड रे यहाँ पर पास होगी। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे रखने पे कहाँ पर इमेज बनेगी ये देखते हैं इसके बाद। अब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट पे रख लिया है, यानी कि मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे है। तो इन्फिनाइट पे जब ऑब्जेक्ट है तब पैरेलल रेज आएंगी, तो ऑब्जेक्ट पैरेलल रेज भेजेगा। और हमेशा इमेज बनने के लिए एक बात ध्यान में रखिए कि जब भी कोई इमेज बनेगी तो वो हमेशा मिनिमम उसमें 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 2 रेज चाहिए। तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और फोकस से पास हो गई, दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, ये भी फोकस से पास हो गई। तो इमेज यहाँ पर बनेगी फोकस पे। तो यहाँ पर लिखते हैं इमेज एट फोकस। और रियल इन्वर्टेड, जब भी रियल लिखा कहीं पे देखो तो उसके साथ इन्वर्टेड चिपका दो। जैसे ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इन्वर्टेड का मतलब होता है इमेज ऐसी बनेगी, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, ये होता है इसका मतलब। तो अब इसको एक तरीके से इन्फिनिटी में जब ऑब्जेक्ट हो तो एक तरीके से और बना सकते हैं, उसको इसमें देखते हैं। रेज ज़रूरी नहीं है कि दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, दोनों रेज आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ये रेज आई, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गई अनडेविएटेड, और एक रे आई फोकस से पास हुई और लेंस से टकराने के बाद यहाँ पर इमेज बना दी। तो देखो उसमें भी इमेज फोकस पे बन रही थी, इसमें भी इमेज फोकस पे बन रही है। इन्वर्टेड इसमें भी बनेगी, इसमें भी बनेगी। रियल कब बनती है? रियल तो तब बनती है जब इमेज एक्चुअल में मीट करें। तो यहाँ पर एक्चुअल में मीट कर रही है, यहाँ पे भी एक्चुअल में मीट कर रही है, इसीलिए रियल इमेज बन जाएगी। तो इमेज बनेगी रियल इन्वर्टेड, पूरा जैसा इसमें सेम है वैसा इसमें सेम, अलग तरीके हैं बस दोनों, बात तो वही है। रियल इन्वर्टेड और एट फोकस। और डिमिनिश्ड होगी इमेज, कैसी होगी? डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। बुक में ये वाला तरीका भी दिया होता है, इसीलिए ये भी बता दिया। इसके बाद अब ऑब्जेक्ट को दूसरी पोजीशन पे रखते हैं। तो अब हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 के पीछे रख दिया है और इन्फिनिटी और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो एक रे यहाँ पर फिर से पैरेलल भेजेंगे और ये फोकस से पास होगी कुछ इस तरह से, और दूसरी जो रे होगी वो पास होगी कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। तो इमेज आएगी कहाँ पर?
तो इस बार इमेज आ रही है इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2। इमेज F2 और 2F2 के बीच में आ रही है, यहाँ पर मीट कर रही है। और कैसी है? रेज एक्चुअल में मीट करेंगी तो रियल, उसके साथ इन्वर्टेड लगा दो और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। तो इसमें तो इधर 2F1 के पीछे रखा था, अब इसमें 2F1 पर रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो 2F1 पर रखेंगे तो एक रे पैरेलल आएगी और फोकस से पास हो जाएगी। ऑब्जेक्ट को अब 2F1 पर रखा हुआ है और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से रे आ रही है, इमेज बनेगी 2F2 पे। तो लिखते हैं इसमें इमेज एट 2F2। इस बार इमेज बनेगी 2F2 पे और रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। जहाँ पे रियल देखो वहाँ पे इन्वर्टेड लगा दो। और कैसी बनेगी? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसा ऑब्जेक्ट होगा वैसी, मतलब जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की होगी उतनी ही इमेज की भी होगी। तो ऑब्जेक्ट एट 2F1 हो गया ये। अब इसके बाद इसमें अगला केस देखते हैं। ऑब्जेक्ट को रख दिया 2F1 और F1 के बीच में, तो एक रे पैरेलल भेजेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से टकराने के बाद फोकस से पास होगी, फोकस से ये पास हो गई। और दूसरी रे जो भेजेंगे दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज जो आएगी वो थोड़ा 2F2 के इधर शिफ्ट हो जाएगी। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी इस बार। तो इसके बाद ऑब्जेक्ट जब F1 पे रखेंगे तब इमेज कहाँ बनेगी देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को इस बार रख दिया F1 पे, फिर से पैरेलल रे भेजेंगे, फोकस से जाएगी और एक रे भेजेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये दोनों रे आपस में पैरेलल हो गई। अब पैरेलल जो रे होती हैं वो कभी मीट नहीं करती हैं आपस में, तो ये पैरेलल रेज हैं। तो मैथ में पढ़ा होगा पैरेलल जो रेज होती हैं वो कहाँ पर मीट करती हैं? इन्फिनिटी पे, कभी ना कभी पढ़ा होगा। तो इमेज भी जो होगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी, इमेज एट इन्फिनिटी। तो रियल इमेज बनेगी क्योंकि रेज मानेंगे ऐसा कि एक्चुअल में मीट करेंगी। रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। यहाँ पर रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड इमेज देखने को मिलेगी। तो अब एक लास्ट इसका बचा है, जब ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो उसको भी देखते हैं। ऑब्जेक्ट को अब हमने रख दिया फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अब ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो अब एक रे पैरेलल भेजी, गई फोकस से, चली गई फोकस से ये वाली रे, और एक रे है ऑप्टिकल सेंटर से। तो अब ये जो रे हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये बढ़ती चली जाएगी। पैरेलल वाले में ये जो बीच की डिस्टेंस है वो सेम रहती है, इसमें बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर डाइवर्जिंग रेस बनेंगी। डाइवर्जिंग जो रेस होती हैं वो कभी नहीं मिल सकती हैं, डाइवर्जिंग रेस नेवर मीट। तो इमेज इस साइड इस बार नहीं बनेगी। तो इमेज के लिए इस बार हमें लेंस के पीछे आना पड़ेगा और इन रेस को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इमेज यहाँ कहीं 2F1 और F1 के बीच में बनेगी। इमेज बिटवीन F1 एंड 2F1। और इमेज कैसी बनेगी? रेज एक्चुअल में मीट नहीं करी हैं, वैसे इस साइड मीट करती थी तो रियल में मीट करती हैं, इस साइड इस बार हमने एक्सटेंड करके बनाई है।
तो इस बार वर्चुअल इमेज होगी। और इरेक्ट मतलब सीधी, जैसे ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज ऐसी है तो इमेज इन्वर्टेड है, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज, अगर इमेज भी ऐसी है तो इमेज इरेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऐसा ही रहता है। तो इरेक्ट, इसको कहीं कहीं अपराइट भी लिखा होता है, अपराइट। और कैसी इमेज बनेगी? मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो अब कॉनकेव लेंस में इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़ते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल तो ये है कि जब भी कोई लाइट किरे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो वो अनडेविएटेड पास होगी, यानी कि बिल्कुल सीधी सीधी चली जाएगी, चाहे इधर से पास कराएं चाहे इधर से पास कराएं, कैसे पास कराएं, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रही है तो अनडेविएटेड जाएगी। अब दूसरा रूल ये है कि जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, तो ये इस लेंस से होने के बाद कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, मतलब कि डाइवर्ज होगी, कि अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करके बनाएंगे तो ये फोकस पे मिलती हुई दिखेगी। चाहे ऊपर इधर पैरेलल आ रही थी, चाहे इधर पैरेलल आती, तब भी यही होता। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन के रूल। तो अब बात करते हैं कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन की, कि मतलब कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ पर इमेज बनेगी। तो पहले तो ऑब्जेक्ट हम फाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे, इन्फिनाइट को छोड़ के कहीं पे भी। दो ही केस होते हैं इसमें। पहला केस है इन्फिनाइट को छोड़ के कहीं पे भी रखें, और दूसरा केस है इन्फिनाइट पे रखें जब। तो इन्फिनाइट को छोड़ के कहीं पे भी मतलब का ये है कि 2f1 के पीछे भी रख सकते हैं, 2f1 पर भी रख सकते हैं, और इनके बीच में भी, और f1 में भी, कहीं भी रख सकते हैं हम इधर। तो हम मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है 2f1 पे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो एक पैरेलल रे जाएगी और ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी। इसको पीछे मिलाएंगे तो ये हमें मिलेगी फोकस पे, और दूसरी रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी, तो इसकी इमेज यहाँ पर बन जाएगी। इमेज कहाँ पर बनेगी? F1 और O के बीच में। तो यहाँ पर लिखते हैं इमेज बिटवीन F1 एंड O। कैसी इमेज बनेगी? रेज एक्चुअल में तो मीट कर नहीं रही हैं, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी। वर्चुअल और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी, जैसा ऐसा ऑब्जेक्ट है और ऐसी इमेज भी बनी है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। और इमेज का नेचर जो है वो कैसा है? मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है? तो इमेज यहाँ पर डिमिनिश्ड देखने को मिलेगी, डिमिनिश्ड इमेज देखने को मिलेगी। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होगा तब क्या होगा? तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे होता है तो पैरेलल जो रेज होती हैं वो आती हैं, तो पैरेलल रेज आएंगी। इन्फिनाइट से हमेशा पैरेलल रेज आती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं वो। तो दोनों रेज आपस में पैरेलल हैं, तो अब ये यहाँ से जाने के बाद ऐसे पीछे यहाँ पर बेंड हो जाएगी, और यहाँ से ये ऐसे चली जाएगी। तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर इस बार इमेज की लोकेशन जो है वो F1 पर रहेगी। तो इमेज इस बार बनेगी F1 पे। तो यहाँ पर लिखते हैं इमेज एट F1। और कैसी बनेगी? वर्चुअल, क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट नहीं करी हैं। और बनेगी कैसी? इरेक्ट, यानी कि सीधी। और नेचर होगा इस बार भी डिमिनिश्ड, बिल्कुल एकदम छोटी सी इमेज बनेगी, इसलिए डिमिनिश्ड यहाँ पर नेचर होगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं, बस दो ही रूल याद रखने थे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कुछ ऐसे पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस पे मिलेगी, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो अनडेविएटेड पास होगी। तो अब बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे याद करें, कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पर इमेज बनेगी। इतने सारे केस हैं। कॉनकेव का तो याद हो जाए क्योंकि उसमें दो ही केस हैं केवल, लेकिन कॉन्वेक्स का देखते हैं कि कैसे याद करें। तो सबसे पहले तो बात यह है कि इसमें हमेशा इमेज रियल इन्वर्टेड बनेगी, केवल एक केस को छोड़ के, जब ऑब्जेक्ट होगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में।
तब इसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी, बाकी हर केस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये तो इमेज का नेचर हो गया कि रियल इन्वर्टेड कैसी बन रही है। अब इमेज के साइज़ की बात करते हैं। इमेज में हमेशा इसमें 2 बार इसमें डिमिनिश्ड बनेगी, एक बार हाईली डिमिनिश्ड, एक बार डिमिनिश्ड, और 2 बार हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, और सेम साइज़ की केवल एक बार बनेगी। जब ऑब्जेक्ट होगा 2f1 पर तो इमेज बनेगी 2f2 पर। कितना आसान है ये, ऑब्जेक्ट 2f1 पर, इमेज 2f2 पे, इमेज की लोकेशन। और जब ऑब्जेक्ट होगा 2f1 के पीछे तो इमेज हमें मिलेगी कहाँ पे, f2 और 2f2 के बीच में। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, इमेज f2 पे। ये वाला केस तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पैरेलल रेज आ रही हैं, f2 पे मीट कर गई तो वहाँ पर इमेज बन गई। तो ये वाला केस तो याद हो जाएगा ऐसे ही। और ये भी याद हो जाएगा, ये और ये इजीली याद हो जाएंगे। और ये भी याद हो जाएगा क्योंकि इसमें 2f1 और f1 के बीच में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। अब 3 केस बचे हुए हैं। तो ऑब्जेक्ट 2f1 पर ये वाला हो गया है। ऑब्जेक्ट जब f1 पर होगा तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, क्योंकि वहाँ पर रेज मीट नहीं कर पाती हैं तो उनको हम कभी मीट नहीं करा सकते हैं, तो इमेज यहाँ पर इनफाइनाइट पे बनेगी, क्योंकि पैरेलल रेज हो जाती हैं तो इसीलिए इनफाइनाइट पे। ये वाला भी याद हो जाएगा। इन दोनों में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो इसको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। इमेज 2f1 पर हो, ऑब्जेक्ट 2f1 पर होगा तो इमेज की लोकेशन f2 और 2f2 के बीच में होगी। बस यही चीज़ रटनी पड़ेगी। बाकी ये तो डायग्राम बनाएंगे तो फिर उससे भी आ जाता है, मीज़र करके बनाना पड़ेगा। जैसे 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो फिर देखना पड़ेगा उसी हिसाब से आ रहा है नहीं आ रहा। बाकी ये रियल इन्वर्टेड बनेगी हर केस में, केवल इसको छोड़ के। और अब इसकी बात करते हैं। हाँ गया, f1 और 2f1 के बीच में जब ऑब्जेक्ट होगा तो f1 और 2f1 के बीच में होगा तो इमेज बनेगी 2f2 के पीछे, बस मैग्नीफाइड बनेगी और रियल इन्वर्टेड बनेगी। तो ये हो गई टेबल, इससे थोड़ी सी आसानी होगी याद रखने में। लाइन खींच देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब लेंस के कुछ यूजर्स पढ़ लेते हैं कि इनके यूज़ क्या हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस कैमरा में यूज़ होता है, टेलीस्कोप में यूज़ होता है और प्रोजेक्टर में यूज़ होता है, जिससे प्रोजेक्टर में वाइट स्क्रीन पे पूरा बड़ी सी पूरी टीवी टाइप की बन जाती है जैसे ही चालू करते हैं उसको। और कॉनकेव लेंस यूज़ होता है शॉर्ट साइटेडनेस को करेक्ट करने में, यानी कि जिन लोगों को जैसे पास की जो चीज़ें नहीं दिखती हैं तो उनके लिए चश्मे में कॉनकेव लेंस का चश्मा बना देता है चश्मे वाला, तो उनको पास का भी मतलब दिखने लगता है। वैसे उन लोग को पास का नहीं दिखता है, फिर इसके बाद चश्मा बनवाने के बाद पास का दिखने लगता है, कॉनकेव लेंस का चश्मा बनवाते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट होता अपनी आइज़ में नेचुरल, जो मतलब कि नेचर जो पहले से बना होता है, प्रोटीन का होता है वो, तो कॉन्वेक्स लेंस आइज़ में भी प्रेजेंट होता है। तो यही कुछ इसके यूजेस हैं, बाकी इनके यूजेस और भी बुक में लिखे होंगे लेकिन ये मेन यूजेस हैं। अब लेंस फार्मूला देखते हैं। लेंस फार्मूला होता है अपने पास 1/f = 1/v - 1/u, और ये लेंस के लिए होता है, इसमें बीच में यहाँ पर माइनस होता है। v इसमें होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f होता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है कि इसमें क्या चीज़ क्या होती है, और इसमें कोई 2 चीज़ हमें मिलेंगी और उसमें एक चीज़ निकालनी होगी तो इजीली इससे निकाल लेंगे। इसका साइन कन्वेंशन भी पढ़ते हैं अभी। अब बात करते हैं इसके साइन कन्वेंशन की। तो ये दोनों लेंस के लिए साइन कन्वेंशन है, ऐसा नहीं कि यहाँ कॉन्वेक्स बना तो कॉनकेव के लिए नहीं होगा, दोनों के लिए है साइन कन्वेंशन ये। तो सारी जो डिस्टेंस है वो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से मीज़र होंगी। आल डिस्टेंस आर मीजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये लेंस का मिड पार्ट होता है ना ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ से सारी डिस्टेंस मीज़र होंगी। और इसके लेफ्ट में, इसके राइट में सारी डिस्टेंस, इसके इधर सारी डिस्टेंस मीज़र होंगी पॉजिटिव, और इसके इधर सारी डिस्टेंस मीज़र होंगी निगेटिव। इतनी बात ध्यान रखनी है बस। ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट में सारी डिस्टेंस नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। और फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव लेंगे,
और कॉनकेव लेंस की हमेशा निगेटिव लेंगे। बिल्कुल इजी सा है, कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव, कॉनकेव की हमेशा निगेटिव लेंगे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट अगर लोगे, ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट को सामने ही तो रखना पड़ेगा लेंस के, तो सामने रखेंगे लेंस के तो निगेटिव लेंगे। सामने रखोगे तभी इमेज बनेगी, सामने रखोगे नहीं तो इमेज भी नहीं बनेगी। और सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करने हैं। बस ये 3 रूल हैं, इसके बाद सारे सवाल इसी से हो जाएंगे। अब मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं कि मैग्नीफिकेशन क्या होता है लेंस में। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है वो रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आई अपॉन ओ भी लिखते हैं ऐसे सिंबल में बना के, और इक्वल वी अपॉन यू। वी इसमें है इमेज डिस्टेंस और यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर मैग्नीफिकेशन जो है वो ग्रेटर देन बना रहा है तो मतलब इमेज यहाँ पर मैग्नीफाइड बनी है ऑब्जेक्ट की। अगर लेस देन बना रहा है तो इमेज डिमिनिश्ड बनी है। अगर 1 के बराबर आ रहा है तो इमेज ऑब्जेक्ट के बराबर जो है उसके साइज उसके बराबर है ऑब्जेक्ट के। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल इसका बताते हैं। जैसे मान लेते हैं मैग्नीफिकेशन आ रहा है -2, तो अब हमें इसका ये माइनस साइन है, इसको हमें नहीं देखना है, इसको हमें केवल मैग्नीट्यूड देखना है। तो मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी 2 है, तो ये 1 से क्या बड़ी है या छोटी है? तो ये 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब इमेज यहाँ पर मैग्नीफाइड है। अब देखते हैं इसको, मान लेते हैं मैग्नीफिकेशन आ रहा है 1/2 माइनस का, तो फिर से हम इसका केवल मैग्नीट्यूड देखेंगे यानी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब ये -1/2 था तो 1/2 को हम केवल देखेंगे। तो 1/2 1 से बड़ा है या छोटा है? तो ये 1 से छोटा है, इसका मतलब इमेज यहाँ पर डिमिनिश्ड बनेगी। और अगर मान लेते हैं मैग्नीफिकेशन आ रहा -1, तो अब इमेज कैसी है? इमेज अब बनेगी कैसी? सेम साइज की ऑब्जेक्ट के, जैसे ऑब्जेक्ट का जितना साइज है उतने साइज की इमेज बनेगी। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 के बराबर है तो इसीलिए सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर इमेज बनेगी। अब बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। तो हर लेंस की कुछ ना कुछ पावर होती है। जैसे जो लोग चश्मे लगाए रहते हैं आंखों में, उसकी कुछ ना कुछ पावर होती है। जैसे वो अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है पावर, इसकी पावर -2 है, ऐसे कुछ पावर आपको बताएंगे। तो हर लेंस की कुछ ना कुछ पावर होती है। तो पावर जिस लेंस की जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो लेंस रेस को बेंड करेगा। जितनी ज़्यादा पावर उतनी ज़्यादा बेंड करेगा। और इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं, पावर ऑफ ए लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, यानी कि P = 1/4 फोकल लेंथ। और इसकी SI यूनिट होती है डायप्टर। अब जैसे अपने पास कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो उसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे तो 1 तो ऊपर वैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर आ जाएगी। अगर कॉनकेव लेंस है तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव रखेंगे तो पावर भी नेगेटिव आ जाएगी। बस यही होती है पावर। और इसको हमेशा किस में रखेंगे? इसको हम रखेंगे मीटर में। हमेशा अगर मीटर में नहीं दिया है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये इतनी बात ध्यान रखनी है। पावर ऑफ लेंस में ये वाला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा कुछ और इसमें आता नहीं अलग। तो पावर दी हुई है और हमें निकालना फोकल लेंथ, और कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है ये बताना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ, तो -1.25 = 1/f। ये आ गया। f कितना आ जाएगा? f आ जाएगा 1/1.25, ये आ जाएगा f, वो भी माइनस का। अब पॉइंट हटाएंगे या 0 बढ़ाएंगे। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 20/25। तो f इक्वल आ गया -4/5। अब पावर जब निकालते हैं तो इसको क्या करते हैं कि सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको चाहे तो सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो यही लिखा रहने दे सकते हैं, या फिर 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना? -80 सेंटीमीटर। यह आ गया फोकल लेंथ। और माइनस का आया है, माइनस का फोकल लेंथ किसका होता है? कॉनकेव का या कॉन्वेक्स का? तो माइनस का फोकल लेंथ होता है कॉनकेव का। तो ये कैसा लेंस है? कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस, क्योंकि माइनस का फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस का होता है। तो अब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है 3 सेंटीमीटर,
फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, और लेंस है ये कॉन्वेक्स। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन यूज करते हैं फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स लेंस की हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे, तो +10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हो जाएगी कितनी, +10 सेंटीमीटर। अब मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला लगाते हैं। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तब हमें इससे पहले इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, तो 1/v इक्वल 1/f प्लस 1/u। अब इसको करते हैं, u प्लस f, तो v इक्वल आ जाएगा uf/u प्लस f। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, यानी कि u -15 इंटू फोकल लेंथ 10 और -15 प्लस 10, तो आ गया -150 अपॉन 15 में से 10 क्या बचेगा, माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा, इमेज डिस्टेंस आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। वी इक्वल 30 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इमेज डिस्टेंस। पोजीशन ऑफ इमेज आ गया, ये पोजीशन ऑफ इमेज 30 सेंटीमीटर आ गया। +30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि मतलब लेंस के इधर सामने इमेज बनने वाली है, इधर सामने नहीं। +30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि इमेज के +30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि लेंस जो है उसके राइट साइड में इमेज बनेगी, इस साइड में, ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में। अब इसका नेचर कैसा है, मैग्निफिकेशन पहले निकालते हैं। मैग्निफिकेशन m इक्वल होता है v/u। तो इमेज डिस्टेंस आया 30, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, -15, m आ गया कितना, -2, मैग्निफिकेशन -2 आ गया। अब देखें कि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा 1 से छोटा, उसी हिसाब से इमेज हमें पता चलेगी कि इमेज का नेचर कैसा है। तो मैग्नीट्यूड जो 1 का है वो 1 से बड़ा है। जब भी 1 से बड़ा मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मतलब साइन को हम नहीं देखेंगे, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, वो 1 से बड़ी, यानी कि इमेज कैसी होगी, इमेज होगी मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होता है तो मैग्नीफाइड इमेज होती है, मैग्नीफाइड इमेज होगी यहाँ पर। और नेचर कैसा होगा, नेचर होगा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज मिलेगी देखने को, रियल और इन्वर्टेड। क्योंकि माइनस में आ रहा है मैग्निफिकेशन, इसीलिए ये माइनस साइन बताता है इमेज रियल होगी या इन्वर्टेड होगी। तो माइनस है तो रियल इन्वर्टेड, अगर माइनस नहीं होता तो वर्चुअल होती, वर्चुअल और इरेक्ट, ये बताता है मैग्निफिकेशन साइन। अगला क्वेश्चन है, अपने पास एक थिन रॉड रखी है कॉन्वेक्स लेंस के सामने, ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन हमें निकालना है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन यूज करके पहले ये सब करेंगे। और फोकल लेंथ हो गई +20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। तो अब इसमें मिरर लेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1/f इक्वल 1/v
माइनस 1/u, तो 1/v इक्वल 1/f प्लस 1/u, तो 1/v अब हो जाएगा u प्लस f अपॉन uf, ये आ जाएगा। चाहे तो यहाँ पे ई वैल्यू रख सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब रखेंगे यानी कि u -30 इंटू फोकल लेंथ 20 -30 प्लस 20, तो ये कितना आ गया 600 अपॉन 30 में से 20 गया, बचेगा माइनस का 10, और यहाँ पे भी ये माइनस का था, तो ये हो जाएगा अब माइनस का 60, जो इमेज बनेगी वो -60 सेंटीमीटर पे बनेगी, यानी कि ये ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट की तरफ इस साइड। तो ये आगे इमेज डिस्टेंस। अब मैग्निफिकेशन निकालना कोई इसकी बड़ी बात है नहीं, m इक्वल वी अपॉन यू लगा देंगे, तो v क्या है -60, u क्या है -30 सेंटीमीटर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m आ जाएगा 2, मैग्निफिकेशन आ जाएगा प्लस का 2, तो ये जो 2 है ये 1 से बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर ग्रेटर देन 1 है, तो इमेज कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी, और कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन इसीलिए वर्चुअल और इरेक्ट, नेगेटिव होता तो रियल और इन्वर्टेड, और मैग्नीट्यूड ये न्यूमेरिकल वैल्यू का 1 से बड़ा है इसीलिए यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट एनी टू यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो पीछे कराए थे यूजेस, आसानी से लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद है कॉनकेव लेंस है अपने पास, और फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो साइन कन्वेंशन से फोकल लेंथ कितनी होगी -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेते हैं, तो -30 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ इमेज का रेशियो पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, तो पहले v निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से v निकालेंगे, ये लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो v आ जाएगा कितना, पीछे भी कर चुके हैं अभी, तो v आ जाएगा uf अपॉन u प्लस f। अब आगे क्वेश्चन में ये करके नहीं दिखाएंगे, सीधा यहाँ से ये फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये uf अपॉन u प्लस f आ गया। तब इसमें वैल्यू रखते हैं कितनी, u कितना है -30, f कितना है -15, फिर से u -30 प्लस फिर प्लस f रखना है, तो f तो माइनस का 15 है, तो ऊपर आ जाएगा कितना 450, 15 3 जा 45, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 45, तो ये 10 बार में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -10, तो v की वैल्यू आ गई -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, यहाँ v की वैल्यू आ गई। अब इसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो निकालना है, तो m इक्वल होता है v अपॉन यू, इक्वल होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अब v अपॉन यू कितना आया है, v आया है -10, u कितना आया है -30, तो hi अपॉन ho, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, तो आ जाएगा रेशियो क्या आएगा hi डिवाइड बाई ho इक्वल 1/3, यानी कि 1/3 आ गया, 1/3 इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है विच लेंस इज यूज टू सी इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि इरेक्ट भी होनी चाहिए यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और वर्चुअल होनी चाहिए, और स्मॉलर साइज की इमेज होनी चाहिए ऑब्जेक्ट से, तो कौन सा ऐसा लेंस है, तो वो लेंस होता है कॉनकेव लेंस।
क्योंकि कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो हर केस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। रियल और इन्वर्टेड केवल एक केस को छोड़ के, जब उसमें ऑब्जेक्ट होता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, लेकिन उस केस में भी ये वर्चुअल इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो कौन सा वो लेंस होगा? वो लेंस होगा कॉनकेव लेंस। ये वर्चुअल इमेज बनाता है, दो केस होते हैं दोनों में, और इरेक्ट भी बनाता है और हाईली डिमिनिश्ड बनाता है इमेज, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये हो गया कॉनकेव लेंस। अगला क्वेश्चन है कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया 15 सेंटीमीटर, तो साइन कन्वेंशन से हो जाएगा ये -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव, और फोकल लेंथ निकालनी है तो इसको करते हैं। तो साइन कन्वेंशन से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगी -15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ निकालनी है, और मैग्निफिकेशन कितना है 3u, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज बन रही है कॉन्वेक्स लेंस में। तो अब v/u इक्वल 3u करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा v इक्वल 3u स्क्वायर। v इक्वल 3u² मिलेगा। अब इसमें हमें फोकल लेंथ निकालनी है, तो 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो आ जाएगा कितना? f इक्वल uv/u माइनस v। तो u कितना है? u को u ही रखते हैं पहले, और v की जगह रखेंगे 3u², u माइनस v, यानी कि u माइनस 3 टाइम्स u²। तो आ जाएगा ऊपर। इसके बाद इसको यहाँ इधर कर देते हैं, 3u³ अपॉन u कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस 3u, तो इससे ये स्क्वायर हो जाएगा 3u² अपॉन 1 माइनस 3u। तो अब इसकी u की वैल्यू रखेंगे, तो u की वैल्यू रखते हैं, तो 3 इंटू u की वैल्यू कितनी है -15, तो -15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225। 1 माइनस, यहाँ पे -15 रखेंगे तो फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1 + 45। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको यहाँ ऐड कर देंगे, तो जो आएगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन है, हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज उसकी कहाँ बनती है? इमेज उसकी बनती है इधर, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड। सारे जो इमेज फॉर्मेशन है उसमें भी पढ़ाया है, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड ये इमेज बनेगी, और पीछे वर्चुअली रेस को मीट कराएंगे इधर की तरफ। तो इसका क्या आंसर होगा? 3 ऑप्शन थे, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड, ये होगा ऑप्शन। कॉन्वेक्स लेंस में क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, कॉनकेव में थोड़े कम मिलते हैं। वेयर इमेज विल फॉर्म व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन f and 2f ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो f और 2f के बीच में रखना है, यानी कि यहाँ पे इमेज इस बार बनेगी जब f और 2f के बीच में रखेंगे। सारे केस तो करा ही है। इमेज बनेगी इसकी बियॉन्ड ये 2f, ये f2 था, ये 2f2, इसके 2f2 के पीछे यहाँ पर इमेज देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं लेंस में, और अगर कोई और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में बता दीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देंगे।